अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इजेक्टर स्ट्रोक और नॉकआउट रॉड से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली आपके इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कंपोनेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। The ejection of a plastic product is the last step in the plastic injection molding process. As you know that के जो हमारा टोटल पूरा साइकिल टाइम होता है या उसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें हमारा मोल्ड जो है वो ओपन होता है, देन क्लोज होता है, उसके बाद इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन होने के बाद हमारा पार्ट मोल्ड के अंदर सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने के बाद मोल्ड ओपन होता है और इजेक्टर की मदद से, नॉर्मली इजेक्टर की मदद से पार्ट आपका इजेक्ट आउट होके मोल्ड से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इजेक्ट आउट होना पार्ट का ये लास्ट स्टेप है। व्हेन द मोल्ड ओपन द प्लास्टिक प्रोडक्ट मस्ट बी रिटेन ऑन द मोल्ड हाफ, यूजुअली द कोर with the ejector mechanism that is used to release the plastic part. होता क्या है कि जब भी हम पार्ट को इजेक्ट आउट कर रहे होते हैं तो जो हमने मोल्ड का डिज़ाइन किया हुआ होता है उसमें जो हमारा मूविंग हाफ होता है वहाँ पर नॉर्मली हमारा कोर इंसर्ट होता है, यानी कोर साइड जो होती है वो हमारी यूजुअली मूविंग हाफ की तरफ होती है और वहाँ से हम जो है वो इजेक्टर पिन की मदद से पार्ट को इजेक्ट आउट कर रहे होते हैं। हर केस के अंदर हम इजेक्टर पिन के थ्रू पार्ट को इजेक्ट आउट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो इजेक्टर प्लेट्स होती हैं और इजेक्टर पिन्स जो होती हैं पूरी असम्बली होती है, ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि मशीन में मौजूद एक नॉकआउट रॉड होती है और इसके साथ ये आपकी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट कनेक्टेड होती हैं। और जब आपका मोल्ड ओपन होता है तो ये नॉकआउट रॉड जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करता है, जिससे हमारा ये पूरा मैकेनिज्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाता है और पार्ट को इजेक्ट आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को कंसीडर करना है जब भी हम मोल्ड डिज़ाइन करेंगे। उसमें एक तो हमारा इजेक्टर के मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जो नॉकआउट रॉड है इसका डायमीटर और इसकी ट्रैवलिंग, ये हमने कंसीडर करना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर में दिखा दूँ और डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा फोकस करें तो बेसिकली ये प्लेट जो आपको नज़र आ रही है इसके साथ यहाँ पर आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ये दो प्लेट अटैच हैं। तो ये वाली जो प्लेट है जहाँ पर इस वक्त मेरा माउस का पॉइंटर है, ये आपकी मूविंग हाफ वाला बेड है, फेस है जहाँ पे हमारा मूविंग हाफ जो है मोल्ड का वो क्लैंप हुआ हुआ है। अब ये दोनों के दरमियान जो है वो आपकी नॉकआउट रॉड होती है और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ही आपका जो है वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस नॉर्मली काउंट होता है। तो लेट सपोज अगर आपकी मशीन का जो इंजेक्शन स्ट्रोक है उसकी लिमिटेशन 200 mm है, तो आप 200 mm से ज़्यादा नॉकआउट रॉड को ट्रैवल नहीं कर सकते। दैट्स मीन कि आपका इजेक्टर का मैकेनिज्म जो है वो आपकी किसी भी स्पेसिफिक मशीन को लेकर अगर उसकी 200 mm की ट्रैवलिंग है तो इससे ज़्यादा आप इजेक्टर को नहीं चला सकते। अब डिपेंड करता है कि आपके इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर जो मोल्ड लगा हुआ है उसमें पार्ट को इजेक्ट आउट होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो सिंपली आपने करना ये होता है कि जब भी आप मोल्ड डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जिस मोल्डिंग मशीन के ऊपर उस मोल्ड की प्रोडक्शन होनी है उसको आप टारगेट करते हैं। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम सारे मोल्डिंग मशीन के पैरामीटर्स कंसिडर कर रहे थे मोल्ड डिज़ाइन से पहले, तो इसी तरीके से आपने इस पैरामीटर को भी कंसिडर करना है कि आपकी जो टारगेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें इजेक्टर स्ट्रोक का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है या ट्रैवलिंग की लिमिट कितनी है। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने मोल्ड से पार्ट इजेक्ट आउट करने के लिए इजेक्टर के मैकेनिज्म को मोर देन 200 mm ट्रैवल करवाना है तो ये 200 mm की ट्रैवलिंग डिस्टेंस वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज अगर आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशन जो है वो सूटेबल है आपके मोल्ड में मौजूद इजेक्टर के मैकेनिज्म को लेकर, तो अब आपने क्या करना होगा, इस डायमेंशन को कंसीडर करना होगा और जो आपकी मोल्डिंग मशीन के अंदर नॉकआउट रॉड लगी हुई है उसका डायमीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर,
तो उसके आगे जो है वो बाज़ औक़ात थ्रेडेड भी होती है और बाज़ औक़ात आपकी नॉकआउट रॉड जो है वो फेस हुई भी होती है, यानी वो जस्ट जाके हिट करती है आपके इजेक्टर प्लेट को और इजेक्टर प्लेट आगे ट्रेवल कर जाती हैं। और नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि इजेक्टर के मैकेनिज्म को पीछे लाने के दो मेथड होते हैं, या तो वो पुश बैक पिंस जो होती हैं जब मोल्ड क्लोज होता है तो उन पिन की मदद से मोल्ड क्लोज हो जाता है, अदरवाइज जो है वो आप इजेक्टर के मैकेनिज्म में स्प्रिंग ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही नॉकआउट रॉड जो है वो पीछे ट्रैवल करेगी, अगर वो आपके इजेक्टर के मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इजेक्ट नॉकआउट रॉड जैसे ही पीछे ट्रैवल करेगी तो स्प्रिंग आपके इजेक्टर के मैकेनिज्म को वापस जो है वो उसकी ओरिजिन की पोजीशन पर ले जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम मोल्ड डिज़ाइन करेंगे और जिस मोल्डिंग मशीन के ऊपर हमारे मोल्ड की प्रोडक्शन होनी है उसका हमने इजेक्टर स्ट्रोक चेक कर लेना है, क्या वो हमारे मोल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, और उसमें जो मौजूद नॉकआउट रॉड है उसकी टाइप भी हमने देख लेनी है कि वो आगे से थ्रेडेड है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये भी थ्रेडेड है, ये भी थ्रेडेड है। और अगर वो थ्रेडेड नहीं है, सिंपल शाफ्ट जो है वो फ्लैट एंडेड फेस है, तो उसमें फिर आपने यहाँ पर जहाँ पे इसको मेरा माउस है यहाँ पर आपने स्प्रिंग ऐड करना है। तो इन दो डायमेंशन को ज़रूर कंसिडर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम लोकेटिंग रिंग डायमीटर को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।